हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मापन के उद्देश्य, मापन के चर एवं उनके प्रकार, मापन की त्रुटियां यानी मापन के क्या क्या त्रुटियां हैं उसके बारे में जानेंगे, मापन के आवश्यक तत्व, इसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है वह है मापन के उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के उद्देश्य क्या है इसके बारे में आगे जानते हैं। यदि मापन के पूर्व वर्णित प्रत्ययों से इनके उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर भी पाठकों के अवबोध के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में मापन के प्रमुख उद्देश्यों का जो संक्षेप में निम्नलिखित से ढंग से सूचीबद्ध किया जा सकता है। जैसे पहला हो गया आपका छात्रों की वृद्धि तथा विकास को समझकर उनकी सहायता करना। क्या करना? तो छात्रों की वृद्धि तथा विकास को समझकर यानी अंडरस्टैंडिंग करके उनकी सहायता करना। उसके बाद छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल आदि की जांच करना। छात्रों की वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना और एवं इसके दूर करने का उपाय बताना। इसके यह है जो किस तरह से दूर हो सकता है। उसके बाद हो गया छात्रों की शैक्षिक प्रगति के बाधक तत्वों को जानना है। इसके क्या क्या बाधक तत्व है उसके बारे में जानना है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जानना, यानी छात्रों क्या क्या जो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उसके बारे में जानना है। उसके बाद छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना, छात्रों की कमियों व कठिनाइयों को जानना और उसका निवारण करना, छात्रों की अधिगम के लिए प्रेरित करना, अध्यापकों की शिक्षा प्रभावशीलता को ज्ञात करना, विद्यालयों के कक्षा शिक्षण में सुधार लाना। उसके बाद है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आधार तैयार करना, जिसका मतलब होगा कि लेसन प्लान तैयार करना या फिर किस तरह से सुधार किया जा सकता है इसके लिए सूची तैयार करना, शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्री की उपादेयता को ज्ञात करना, छात्रों के शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के लिए आधार तैयार करना, छात्रों का योग्यता आधारित वर्गीकरण करना, छात्रों को विभिन्न दृष्टियों से चयन करना, कक्षा उन्नति व रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यताओं का प्रमाण पत्र देना, शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना। तो ये सब इसका क्या था? तो ये सब जो मापन का क्या था, तो मापन के ये सब था जो उद्देश्य था कि किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है मापन का। उसके बाद है मापन के चर एवं उनके प्रकार। मापन की दृष्टि से चरों से अभिप्राय वस्तुओं, प्राणियों या क्रियाओं के उन गुणों से होता है जिसमें किसी समूह की वस्तुएं, प्राणी, क्रियाएं समान नहीं होती है। जैसे मानव का भार हो गया, वेट हो गया, उसके बाद बुद्धि तथा व्यक्तित्व हो गया। यह तो समझा जा सकता है कि मनुष्य किसी समूह के 2-4 सदस्यों का भार समान हो, किंतु समूह के सभी व्यक्तियों का भार समान नहीं हो सकता है। तथा यदि जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों के समूह का निर्माण किया जाता है कि जिसके सभी सदस्यों का भार क्या है, तो सेम है, तो क्या होता है, तो फिर उस समूह के लिए भार चर ना होकर अचर या स्थिर राशि हो जाता है। स्पष्ट है कि एक गुण एक समूह के लिए चर हो सकता है और दूसरे समूह के लिए क्या हो सकता है, तो अचर हो सकता है। एक अन्य उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है कि लड़के लड़कियां के समूह के लिए लिंग चर होता है और वे इस चर लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों क्या करता है, तो 2 वर्गों में विभाजित करता है, 2 भागों में विभाजित करता है। किंतु लड़के या लड़कियां के अलग समूह के लिए लिंग चर नहीं होता है। और जो ये चर होता है जो 2 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला हो गया गुणात्मक चर और दूसरा होता है जो मात्रात्मक चर होता है। गुणात्मक चर क्या है, तो वस्तुओं या प्राणियों के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन्हें केवल देखा समझा जा सकता है, उन्हें निश्चित इकाइयों में मापा नहीं जा सकता है, केवल देखा या फिर समझा जा सकता है या फिर अनुभव किया जा सकता है। जैसे मनुष्य का रंग हो गया, धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया। मनुष्य के ये गुण क्या है, तो गुणात्मक चर कहलाते हैं। छात्रों का कक्षा स्तर गुणात्मक चर का एक अन्य उदाहरण है। इस चर के आधार पर उन्हें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, फिर हायर सेकेंडरी हो गया। छात्रों को तो विषय के आधार पर कला, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि छात्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या किया जाता है। इस स्तर पर पाठ्य विषय भी गुणात्मक चर का कार्य करते हैं, यानी इस स्तर पर है जो पाठ्य विषय क्या करता है, तो गुणात्मक चर के रूप में कार्य करता है। उसके बाद है मात्रात्मक चर। ये क्या है, तो वस्तुओं या प्राणियों के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन्हें मात्रा निश्चित इकाइयों में मापा जा सकता है।
जैसे मनुष्य की लंबाई हो गया, मनुष्य का एज हो गया, भार हो गया, बुद्धि लब्धि हो गया, मनुष्यों के इन गुणों का मात्रात्मक चर कहते हैं। व्यक्ति के किसी विशेष में योग्यता भी मात्रात्मक चर के श्रेणी में आता है, क्योंकि इसे ही परीक्षणों द्वारा क्या किया जाता है, तो निश्चित इकाई में मापा जाता है। जैसे कि एग्जाम लेकर के अंक या फिर ग्रेड देना, ये क्या हो जाएगा, तो मात्रात्मक चर की जैसे 90% इसका आया, इसका 85% आया, तो ये भी किस में आ जाएगा, तो मात्रात्मक चर में आ जाएगा। उसके बाद मात्रात्मक चर भी होते हैं, दो प्रकार का होता है, एक होता है सतत चर, एक होता है सतत चर तथा दूसरा होता है असतत चर। सतत चर क्या है, तो सतत चरों की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जिन्हें भी दो लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रात्मक मान हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति की लंबाई हो गया, किसी व्यक्ति की लंबाई के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्णांक ही हो, अर्थात 80 सेंटीमीटर के बाद 185 सेंटीमीटर ही हो, वह 180.4, 180.5, 6, 7 इस तरह से भी हो सकता है, आधे भी हो सकता है, और 180.101 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूर्णांक भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी यानी डेसिमल में भी हो सकता है। इन्हें हिंदी में निरंतर चर भी कहते हैं। सतत अथवा निरंतर चरों का मापन प्रयुक्त इकाई संख्या कभी भी अपने में पूर्ण संख्या नहीं होती है, वो क्या होता है, तो निकट संख्या में होती है, उनके बीच कुछ न कुछ अंश रहता है। उसके बाद है असतत चर। असतत चर क्या है, तो असतत चरों की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो सदैव क्या होते हैं, तो वह सदैव है जो पूर्णांक के ही रूप में मापे जाते हैं। क्या चीज में मापे जाते हैं, तो वह है जो सदैव पूर्णांक के ही रूप में मापे जाते हैं। तो ये हो गया असतत चर। किसी कक्षा के छात्रों की संख्या, यह संख्या क्या चीज में मापा जा सकता है, तो जब भी मापेंगे पूर्णांक में। अगर 20 छात्र है तो 20 ही माप सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 20 हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा। छात्रों की संख्या इस तरह से नहीं माप सकते हैं, तो किस में आएगा, तो असतत चर में आएगा। छात्रों की उपस्थिति ये भी असतत चर में आएगा, शिक्षकों की उपस्थिति ये भी असतत चर में आएगा, वर्गों की उपस्थिति। उसके बाद इसका कोई भाग 20.2, 20.6 या फिर 20.23 या फिर 60.35 इस तरह से नहीं हो सकता है। इन्हें हिंदी में खंडित चर भी कहते हैं। असतत अथवा खंडित चर सदैव पूर्णांक में ही होते हैं, इसलिए इनका मापन में प्रयुक्त संख्याएं अपने आप में क्या होती है, तो यथार्थ संख्याएं होती है, यानी एग्जैक्ट नंबर होती है। कोई भी इसमें पॉइंट यानी डेसिमल नंबर या फिर फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है। उसके बाद है मापन की त्रुटियां, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ये क्या है, तो मानव स्वभाव की यह एक क्या है, तो सुलभ प्रवृत्ति होती है कि वह जाने अनजाने में अनेक प्रकार के क्या करते हैं, तो अपने दैनिक जीवन में त्रुटियां करते हैं, जिनमें से कुछ उसके अपने स्वभाव के कारण क्या होती है, तो घटित होती है। यानी स्वभाव जैसा रहता है, बार बार गलती करने का स्वभाव, तो बार बार गलती ही करते हैं। तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में कारण होता है, जैसे उसके पास कुछ ऐसी मजबूरियां भी होता है, ऐसा परिस्थितियां भी आ जाता है कि वह त्रुटि कर बैठते हैं। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उनका मापन 100% सही है और शुद्ध है, क्योंकि मापन में निहित तत्व यदि शुद्धता के परिचायक हैं तो वह उनका त्रुटिपूर्ण होना भी उतना ही क्या होता है, अनिवार्य होता है। हाँ, किसी सीमा तक यदि सावधानी बरती जाए तो त्रुटि की संभावना क्या होती है, तो कम हो जाती है। क्या होती है, तो कम हो जाती है। मापन चाहे भौतिक हो या फिर मानसिक, दोनों ही स्थितियों में त्रुटि की संभावनाएं बनी हुई रहती है। इतना आवश्यक है कि भौतिक वस्तुओं को मापन में त्रुटि की मात्रा मानसिक शक्तियों के मापन त्रुटि की अपेक्षाकृत कम रहती है, क्योंकि मानसिक पहलुओं या वैज्ञानिक तथ्यों का मापन जहां एक और कठिन है, वहां इस प्रकार के मापन संबंधित त्रुटियों को ज्ञात करना भी क्या है, तो जटिल है, यानी थोड़ा कठिन हो जाता है। मापन त्रुटि से हमारा यह अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षण के आधार पर, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षण के आधार पर चलिए आगे, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षण के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर से ही मान लीजिए कि एक छात्र किसी वास्तविक शुद्ध बुद्धि लब्धि 150 है, उस पर बिना साइमन बुद्धि परीक्षण प्रशासित करने से उसकी IQ 120 आ जाती है। कितना है, तो 120 आती है।
तो हम कहेंगे कि हमारे परीक्षण में मापन त्रुटि है तथा वह कम विश्वसनीय है। समान अर्थ में मापन त्रुटि को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। गुलिकसन के अनुसार मापन त्रुटि को निश्चित शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किए हैं। परीक्षण निर्माण करते समय यह मानकर चला जाता है कि इंडिविजुअल हैज measurable values or capabilities. An observation contains error. An observed score is made up of true score plus error score. यहाँ अनुमानिक अंक जो ऑब्जर्व जो स्कोर है वह जो किसी समय विशेष पर निरीक्षण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है तथा वास्तविक अंक यानी जो ट्रू स्कोर है कल्पनागत होता है जिसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है परंतु क्रमानुसार उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जिसके द्वारा अनुमानित अंक क्या होता है तो अनुमानित जो अंक है उसकी त्रुटि का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मापन त्रुटि तथा परीक्षण की विश्वसनीयता में विलोम संबंध होता है अर्थात मापन त्रुटि जितनी कम होती है परीक्षण की विश्वसनीयता क्या होती है तो उतनी अधिक समझी जाती है। इसी मापन त्रुटि के आधार पर परीक्षण की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद है मापन के आवश्यक तत्व। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा गया है। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं किसी भी गुण या विशेषता आदि का वर्णन किया जाता है। किस गुण का वर्णन करने से पूर्व कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना क्या होता है तो आवश्यक हो जाता है। मापे जा रहे गुण की स्पष्ट रूप से व्याख्या करना, उस गुण की कार्यकारी परिभाषा तैयार करना तथा गुणों की इकाइयों के रूप में व्यक्त करने की परिविधि का निर्धारण ही वास्तव में क्या है तो वास्तव में मापन की प्रक्रिया के 3 आवश्यक तत्व हैं। इन तीनों तत्वों का संक्षिप्त में विवरण दिया गया है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले है गुण की व्याख्या यानी व्यक्तियों या वस्तुओं के किस गुण का मापन करता है इसका निर्धारण के उपरांत गुणों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना आवश्यक है। इससे मापन कार्य सरल, सुगम तथा स्पष्ट हो जाता है। प्रायः भौतिक गुणों जैसे लंबाई हो गया, भार हो गया, ऊंचाई हो गया आदि व्याख्या आवश्यक नहीं होती है क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए इनका अभिप्राय एक ही होता है परंतु शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक गुणों के लिए यह बात सही नहीं है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों इन गुणों के भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देते हैं बुद्धि शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ विद्वान बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं जबकि कुछ ऐसे विद्वान हैं जो सीखने की योग्यता मानते हैं। क्या मानते हैं तो सीखने की योग्यता मानते हैं तथा कुछ अन्य विद्वान हैं इसे चिंतन की योग्यता मानते हैं। क्या मानते हैं तो चिंतन यानी थिंकिंग की योग्यता मानते हैं। अतः मापन करने से पूर्व मापनकर्ता के समक्ष यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिस गुण का मापन करना उसे उस गुण का अभिप्राय क्या है यानी जिस गुण का मापन करना है उसे उस गुण का अभिप्राय क्या है। स्पष्ट मापन कार्य का प्रथम चरण मापन किए जाने वाले गुण की स्पष्ट व्याख्या करना है। उसके बाद है गुण की कार्यकारी परिभाषा हो गया। मापन किए जाने वाले गुण की व्याख्या करने के उपरांत मापन कार्य का दूसरा सोपान अर्थात गुण की कार्यकारी परिभाषा तैयार करने का कार्य प्रारंभ होता है। इसके लिए उन सक्रियाओं यानी उन जो ऑपरेशन है को निश्चित करना होता है जिससे मापन करता वांछित गुण तथा उपस्थित तथा अनुपस्थित को पहचान कर सके। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी प्रतीत होता है कि गुण की व्याख्या तथा उसकी कार्यकारी परिभाषा में परस्पर घनिष्ठ क्या होता है तो संबंध होता है, रिलेशन होता है। वास्तव में कार्यकारी परिभाषा में प्रयुक्त संक्रियाएं हैं क्या होता है तो संक्रियाएं हैं गुण की व्याख्या तथा उसकी कार्यकारी परिभाषा में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। वास्तव में यह जो कार्यकारी परिभाषा में प्रयुक्त जो संक्रियाएं होता है संक्रियाएं हैं गुण की व्याख्या को प्रत्यय व स्थूल के रूप से क्या होता है तो व्यक्त करती है। जैसे कक्षा 1 के छात्रों की गणित संप्राप्ति को अंकों व संख्याओं को पहचानने, लिखने तथा 1-2 अंक वाले संख्याओं को जोड़ने व घटाने की योग्यता के द्वारा कार्यकारी ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि इसमें मापनकर्ता के लिए संक्रियाएं बताई गई है जिनके द्वारा वह कक्षा 1 के छात्रों में गणित संप्राप्ति की मात्रा को व्यवहारिक रूप से ज्ञात कर सकता है। उसके बाद है गुण को इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। गुण को
इकाइयों के रूप में व्यक्त करना, यानी मापन के इस अंतिम सोपान में संक्रियाओं के आधार पर गुण को इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्पष्ट है कि यह मापन का वास्तविक सोपान है, जबकि पूर्ववर्ती दोनों सोपान में जो पूर्ववर्ती जो इसके जो पीछे वाला दोनों जो सोपान था, इस गुण की पूर्व तैयारी है। इस सोपान में व्यक्तियों या वस्तुओं में अंतर्निहित गुणों के वास्तविक रूप का वर्णन किया जाता है तथा प्राप्त परिणामों को इकाइयों के रूप में क्या किया जाता है, तो अभिव्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था आपका मापन के आवश्यक तत्व। तो हम लोग चारों पर वर्णन कर चुके, यानी चारों को देखने मापन के क्या उद्देश्य है, मापन के चर एवं उसके प्रकार, उसके बाद मापन की त्रुटियां हैं, मापन के आवश्यक तत्व, ये सब के बारे में हम लोग जान चुके। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो आपका ये था जो यूनिट 3 था।